हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये जो है हमारा चैप्टर 9 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ इसी चैप्टर के। और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन के बारे में कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, हमने इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, एक कंपनी के लिए क्यों ये इम्पॉर्टेंट होता है और क्यों ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ते जरा इसके बारे में। पहली लाइन ही क्या कह रखी है कि लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को बांटा जाता है उसे लाभांश कहते हैं, यानी कि द पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। यानी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट हम देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। प्रत्येक कंपनी को यह निर्णय लेना होता है कि लाभ का वह कितना हिस्सा लाभांश के रूप में बांटे और कितना वो संचित आय के रूप में रखे। देखो, आपकी जो टोटल प्रॉफिट होती है, टोटल प्रॉफिट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। टोटल अर्निंग, कुल आय जो होती है उसे टोटल अर्निंग को दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हमारा डिविडेंड, एक होता है हमारा अक्यूमुलेटेड इनकम यानी कि संचित आय। तो कितना पार्ट हमें डिविडेंड के तौर पे बांटना है, कितना पार्ट हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इनकम के तौर पे रखना है, इसका डिसीजन हम लोग किसके अंदर लेते हैं, डिविडेंड डिसीजन के अंदर लेते हैं। लास्ट लाइन ये कहती है कि लाभांश निर्णय लेते समय अंशधारियों की संपदा यानी कि लाभांश या फिर संचित आय को अधिकतम करना ध्यान रखना चाहिए। यानी ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम डिविडेंड डिसीजन ले रहे हैं तो भैया इन लोगों का चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम दे सके, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा ये उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो अब ये कैसे ले सकती है डिसीजन, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात तो उपार्जन यानी अर्निंग। जिन कंपनियों की आय स्थायी तथा अधिक होती है, यानी जिनकी जो अर्निंग होती है या इनकम होती है, जिन कंपनीज की स्टेबल या फिर ज्यादा होती है, हाई होती है या तो स्टेबल इनकम होती है, वो अधिक लाभांश दे सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड लार्ज डिविडेंड या ह्यूज डिविडेंड। क्योंकि लाभांश जो है वो वर्तमान या भूतकालीन उपार्जनों से दिया जा सकता है। यानी कि जो हम डिविडेंड पे करते हैं या तो हम अपने प्रेजेंट अर्निंग से देंगे या तो पास्ट अर्निंग से देंगे। या तो प्रीवियस ईयर की अर्निंग होगी या तो प्रेजेंट ईयर की अर्निंग होगी। और वहीं से हम हमेशा अपना डिविडेंड जो है वो पे कर सकते हैं। तो अर्निंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि अगर हाई इनकम है, हाई अर्निंग है या फिर स्टेबल अर्निंग है तो हम ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। देन दूसरा होता है लाभांश की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी इन डिविडेंड। प्राय कंपनियां स्थायी लाभांश नीति अपनाती है, यानी कि वो एक स्टेबल पॉलिसी अपनाती है कि भैया हम इतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना डिविडेंड। यदि कोई कंपनी लगातार लाभांश देती आ रही है तो वह भविष्य में भी लाभांश देगी। यानी एक कंपनी जो हर ईयर आपको डिविडेंड देती ही देती है तो वो फ्यूचर में भी आपको डिविडेंड देगी ही देगी, कि नॉर्मली कंपनियां ऐसे ही पॉलिसी अपनाती है। देन विकास की संभावना, यदि निकट भविष्य में यानी कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ जो होती है उसकी बात करते हैं। यदि निकट भविष्य में कंपनी के विकास की संभावना होती है तो उपार्जन के अधिकांश भाग को वह अपने पास प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेती है, अतः कम लाभांश दिया जाएगा। यानी कि अगर उस कंपनी को लग रहा है कि भैया फ्यूचर में मैं ग्रो कर सकती हूँ, तो वो जितनी भी उसकी अर्निंग हुई है उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो डिविडेंड के तौर पर देने की जगह अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेगी, प्रतिधारित राशि के रूप में रख लेगी, ताकि वो इनकम क्या कर सके, ग्रो कर सके। और अगर ग्रो वो ज्यादा करती है पैसा तो फिर सीधी बात है वो लाभांश कम दे पाएगी आपको, वो डिविडेंड कम दे पाएगी। देन होता है रोकड़ प्रवाह स्थिति यानी कैश फ्लो का जो कंडीशन है, स्टेटस ऑफ कैश फ्लो कह सकते हो। तो लाभांश के कारण रोकड़ का बहिर्गमन होता है, यानी कि सीधी सी बात है अगर हम डिविडेंड देंगे तो हमारा कैश का आउटफ्लो होगा। अतः पर्याप्त रोकड़ की उपलब्धता होने पर ही लाभांश दिया जा सकता है। यानी अगर आपके पास इनफ कैश फ्लो, अगर आपके पास इनफ कैश है अवेलेबल तो ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो आपके पास कैश होना बहुत जरूरी है। देन होता है हमारा अंशधारियों की प्राथमिकता, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। कुछ अंशधारी ऐसे अवश्य होते हैं जो अपने निवेश के से एक नियमित आय की आशा रखते हैं। यदि अंशधारी लाभांश की अपेक्षा रखते हैं तो कंपनी उन्हें लाभांश दे सकती है। यानी कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी इन्वेस्टमेंट से अपनी इनकम रखते हैं कि भैया हमारे पास फिक्स्ड इनकम इतनी आती रहेगी। तो यदि एक जो शेयर होल्डर है वो सोचता है कि भैया उसे डिविडेंड मिलेगा तो कंपनी को उसे डिविडेंड डिविडेंड देना चाहिए। तो हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को क्या देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। देन हमारा होता है करारोपण नीति यानी कि टैक्स पॉलिसी होता है, टैक्स इम्पोजिशन पॉलिसी जो होती है, टैक्स पॉलिसी कह सकते हो। कंपनी द्वारा दिए जाने वाले लाभांश पर उसे कर देना पड़ता है। अतः कर की दर अधिक होने पर कंपनी कम लाभांश देती है, जबकि कर की दर कम होने पर कंपनी अधिक लाभांश दे सकती है। सीधी बात है, आपने टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा।
और नहीं भी पढ़ा है तो आप अपने किसी भी अकाउंट्स के टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे, क्लियरली बता देंगे इसके बारे में कि टीडीएस होता क्या है कि जहाँ से आपको इनकम आनी है वो इनकम दे के इनकम देंगे तो आप टैक्स पे करोगे। तो वो ये कहता है कि भैया हम ही टैक्स पे कर देते हैं डायरेक्ट, आप सीधा अपनी इनकम लो टैक्स कट करके। तो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो ऑलरेडी टैक्स काट चुकी होती है। तो अगर उसे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो वो आपको कम डिविडेंड देगी, और अगर उसे गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ेगा तो वो आपको ज़्यादा डिविडेंड देगी। ये तो सीधी सी बात है। देन हमारा होता है स्टॉक मार्केट और पूंजी बाजार प्रतिक्रिया। यानी कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है और जो भी हमारा कैपिटल मार्केट है उसके जो भी हमारे एक्टिविटीज होती हैं, रिएक्शन होता है। लाभांश बढ़ना अंशधारियों के लिए एक अच्छी खबर है, यानी कि अगर हम अपने डिविडेंड को बढ़ाते तो ये शेयर होल्डर के लिए क्या है, ये एक गुड न्यूज़ है। ज़्यादा लाभांश होने से अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा डिविडेंड पे करते हो तो आपके शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, और कम लाभांश देते हो तो आपके शेयर्स का प्राइस घटता है। और लास्ट होता है हमारा लीगल रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है कि कोई भी कंपनी अपने सारे जितने भी उसके पास टोटल इनकम आई है, टोटल प्रॉफिट आई है, सबको पूरी तरीके से 100% डिविडेंड वो नहीं दे सकती। यानी 100% प्रॉफिट को वो डिविडेंड में चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कई सारे स्टेट्यूटरी रिजर्व रखने होते हैं अपने पास, कई सारे प्रोविजन बनाने होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कितने लिमिट तक डिविडेंड देती है इसकी एक लिमिट जो है तय की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था पूरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके कारक क्या है, देन क्यों हमारे शेयर की कॉस्ट बढ़ती है घटती है, उससे रिलेटेड 3 डिसीजन कौन कौन से हैं, वित्त संबंधी यानी फाइनेंस रिलेटेड, निवेश संबंधी यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, डिविडेंड संबंधी यानी कि लाभांश रिलेटेड, और उनके कारक, उनको प्रभावित करने वाले कारक, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, ज़्यादा कार्यशील पूंजी कहाँ लगेगी, कम स्थिर पूंजी कहाँ लगेगी, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा चैप्टर 10 होगा। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।